बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आज 14 अगस्त को प्रशांत भूषण को न्यायालय के अवमानना मामले में दोषी पाया है। यह खबर इतना महत्वपूर्ण है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। यह जानना जरूरी है कि न्यायालय की अवमानना क्या करने से होता है और कौन सा कार्य अवमानना की श्रेणी में नहीं आता है। बहरहाल आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके समक्ष आज मैं रखने जा रहा हूं। अवमानना का जो न्यायिक, कानूनी, राजनीतिक और संवैधानिक पहलू है, इस पर मैं आपके सम्मुख चर्चा करूंगा। साथ ही हम ये भी बताने जा रहे हैं कि अब प्रशांत भूषण के पास क्या विकल्प है। 20 अगस्त को अवमानना के मामले में सजा का ऐलान हुआ है। अवमानना का दोषी तो आज हो गए, लेकिन इस मामले में उनको अभी जो है सजा का ऐलान जो है 20 अगस्त को किया जाएगा। तो क्या आलोचना करने से सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा कम होती है? एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि संवैधानिक अधिकार है आलोचना करना, स्वस्थ आलोचना करना। आपको मैं यह भी बताने जा रहा हूं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायिक अवमानना का क्या मतलब होता है। आलोचना करना और अवमानना होना, इन दोनों के बीच में थिन लाइन क्या है, इन बातों को हम समझेंगे जाने माने देश के सुप्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण के आज के निर्णय से जोड़कर। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यह वीडियो आपको NKT IAS यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है। निवेदन है वीडियो के अंत तक इसको देखिए। अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कीजिए। यह वीडियो न केवल सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, उनके लिए जरूरी है, क्योंकि मेंस का सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। संवैधानिक मैटर है, न्यायिक मैटर है, परंतु भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए भी उतना ही अहम है कि आखिर न्यायालय की अवमानना क्या होती है। तो शुरू करते हैं कि हुआ कैसे और क्या हुआ। तो प्रशांत भूषण के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना का ये मामला चल रहा था। तो प्रशांत भूषण ने मुख्य न्यायाधीश, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, और 4 अन्य पूर्व न्यायाधीशों को लेकर कुछ ट्वीट किया था उन्होंने। और इस मामले में ये आज फैसला आया है 14 अगस्त को। कोर्ट ने कहा है कि 20 अगस्त को प्रशांत भूषण की सजा पर सुनवाई करेगा। और ये फैसला जो है जस्टिस अरुण मिश्र, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच में हुआ है। कोर्ट ने कहा है ये अवमानना का गंभीर मामला है। इस बेंच में जस्टिस अरुण मिश्र के अलावा जस्टिस BR गावी और जस्टिस कृष्णा मुरारी थे। हालांकि यह फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाया गया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का यह मामला है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 से गवर्न होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 पार्लियामेंट का एक्ट है। इसके तहत प्रशांत भूषण को 6 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है, यानी 6 माह के जेल की सजा प्लस जुर्माना, या बिना जुर्माने के केवल जेल हो सकता है। इस कानून में यह भी प्रावधान है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है, कि अभियुक्त के माफी मांगने पर अदालत अगर चाहे तो उसे माफ कर सकती है। इसी साल 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के 2 विवादित ट्वीट्स पर खुद से संज्ञान लिया था। नोटिस जारी किया था प्रशांत भूषण को। अदालत का कहना था कि शुरुआती तौर पर प्रशांत भूषण के इन ट्वीट से न्याय व्यवस्था का अपमान होता है। ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस था सुप्रीम कोर्ट का, जो 2 ट्वीट किए थे प्रशांत भूषण जी ने ट्विटर पर। कोर्ट ने कहा था, पहली नजर में हमारी राय है कि ट्विटर पर इन बयानों से न्यायपालिका की बदनामी हुई है
और सुप्रीम कोर्ट और खासतौर पर भारत के चीफ जस्टिस यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो कार्यालय है, उसके प्रति जनता के मन में जो मान है, सम्मान है, भाव है, उसको डैमेज करने की जानबूझकर कोशिश की गई है। अब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस बोबडे, S.A. बोबडे। और उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस बोबडे के मोटरसाइकिल पर बैठने को लेकर की गई टिप्पणी पर प्रशांत भूषण ने हलफनामा दिया, यानी एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में, और कहा कि पिछले 3 महीने, तो मैं बताने जा रहा हूं रिप्लाई क्या किया प्रशांत भूषण ने। जब सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया तो रिप्लाई क्या किया? प्रशांत भूषण ने एफिडेविट में रिप्लाई किया है, हलफनामे में कहा है कि पिछले 3 महीनों से भी ज्यादा समय से सुप्रीम कोर्ट का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। स्पष्ट है, लॉकडाउन की स्थिति है, इस समय कोर्ट डिजिटल मोड में काम कर रही है। प्रशांत भूषण का कहना है कि कामकाज सुचारू रूप से नहीं चलने के कारण वे व्यथित थे और उनकी जो ये टिप्पणी थी इसी बात को जाहिर कर रही थी। उनका कहना था कि इसकी वजह से हिरासत में बंद जो लोग अंडर डिटेंशन हैं, गरीब और लाचार लोगों के मौलिक अधिकारों का ख्याल नहीं रखा जा रहा था, उनकी शिकायतों पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी। लोकतंत्र की बर्बादी वाले बयान पर प्रशांत भूषण की ओर से यह दलील दी गई है कि विचारों की ऐसी अभिव्यक्ति स्पष्टवादी, अप्रिय और कड़वी तो हो सकती है, लेकिन ये न्यायालय की अवमानना कतई नहीं हो सकती है। ये प्रशांत भूषण का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके एफिडेविट को अस्वीकार कर दिया है। इस पर बहस हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने उनको अवमानना का दोषी पाया है, क्लियर कट दोषी प्रूव हो गया है। अब सजा का विकल्प आता है, उस पर सुनवाई होनी है 20 अगस्त को। प्रशांत भूषण के पास क्या विकल्प है, इस पर चर्चा करते हैं हम, क्योंकि यह संवैधानिक मुद्दा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 से ये गवर्न हो रहा है। 20 अगस्त पर सजा पर सुनवाई होनी है। सजा में 6 माह की कैद मिल सकती है, 6 माह की कैद या 2000 जुर्माना, या फिर दोनों। 6 माह का डिटेंशन हो सकता है प्लस 2000 का जुर्माना हो सकता है, या केवल सजा हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि ये मामला आगे कैसे जाता है, आगे लड़ाई प्रशांत भूषण ले जाते हैं या नहीं। अब सजा का ऐलान होना है क्योंकि आरोप सिद्ध हो चुका है। अब एक संवैधानिक पहलू देखिए, न्यायिक पहलू आपको देखना है, समझना है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपके समक्ष मैं शेयर करने जा रहा हूं कि अब प्रशांत भूषण के पास क्या विकल्प है, क्योंकि देश के टॉप लेवल के वकील में वो हैं, उनके पास विकल्प क्या है? तो 2 विकल्प उनके पास बचे हुए हैं। पहला विकल्प है रिव्यू पिटीशन, यानी पुनर्विचार, रिव्यू कीजिए, समीक्षा याचिका दायर कर सकते हैं, रिव्यू पिटीशन। अब रिव्यू पिटीशन जब प्रशांत भूषण अगर दायर करते हैं तो बेंच वही रहेगी जिस बेंच ने आज 14 अगस्त को उनको दोषी सिद्ध किया है। सेम बेंच रिव्यू पिटीशन पर फैसला सुनाती है। अतएव रिव्यू पिटीशन से उनको ज्यादा फायदा होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वही जज रहेंगे, वही बेंच रहेगी। जो दूसरा विकल्प है प्रशांत भूषण के पास, वो है क्यूरेटिव पिटीशन। एक न्यू कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट में 1-2 दशक से आया है क्यूरेटिव पिटीशन का, और इसमें 3 से 5 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट का, और इसमें सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की अवमानना का जो कानून है उसके वैधानिकता को भी उन्होंने चैलेंज किया हुआ है पहले से, और अदालत में इस पर सुनवाई भी चल रही है। ऐसे में प्रशांत भूषण के लिए यह एक सैद्धांतिक और खुद के लिए एक व्यक्तिगत बड़ा लड़ाई बन गया है। एक और मामला प्रशांत भूषण के पहले चल रहा है। एक मामला में तो आज उनको दोषी सिद्ध कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एक और मामला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण के खिलाफ जो मामला है उस पर 17 अगस्त को सुनवाई होनी है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने 2009 के एक मामले में वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ ये कार्रवाई जारी रखने का फैसला किया था। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को लिखित बयान दिया था, खेद जताया था, लेकिन अदालत ने उनके सबमिशन को ठुकरा दिया। ये दूसरा मामला जो अभी चल रहा है। प्रशांत भूषण ने 2009 में तहलका पत्रिका को दिए इंटरव्यू में आरोप लगाया था। क्या आरोप लगाया था? ध्यान से सुनिए। भारत के पिछले 16 मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस में आधे भ्रष्ट थे। ये आरोप लगाया कि भारत में पिछले 16 मुख्य न्यायाधीशों में
आधे भ्रष्ट थे, ये आरोप था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका डिफेंस स्वीकार नहीं है, आप पर मामला चलता रहेगा। 3 सदस्यीय खंडपीठ ने कहा जजों को भ्रष्ट कहना और मानना है या नहीं, इस पर सुनवाई की आवश्यकता है। उनके माफी को नहीं माना गया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अवमानना के बीच में एक बहुत ही थिन लाइन है, पतली रेखा है। जजों ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार यानी राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन और एक संस्था के रूप में जजों की गरिमा की रक्षा को संतुलित करना चाहते हैं। दूसरी ओर प्रशांत भूषण ने कहा कि भ्रष्टाचार के उनके आरोप में किसी फाइनेंशियल करप्शन की बात नहीं कही गई थी, बल्कि उचित व्यवहार के अभाव की बात कही गई थी। घुमा रहे हैं वकील साहब हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके बयान से जज को और जज के परिजनों को चोट पहुंची है तो वे बयान पर खेद जताते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके खेद को नहीं माना है। अब देखिए, एक बड़ा प्रश्न आपके सामने है, क्या आलोचना से सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा कम होती है? क्या आप सुप्रीम कोर्ट की आलोचना नहीं कर सकते हैं? बहुत इस बारे में न्यायिक और इसका संवैधानिक और कानूनी पक्ष है। भारत के चीफ जस्टिस, अब देखिए क्या ट्विटर पर बयान किया, ट्विटर पर उन्होंने क्या लिखा प्रशांत भूषण ने। उन्होंने कहा कि भारत के चीफ जस्टिस ऐसे वक्त में राजभवन नागपुर में एक बीजेपी नेता की 50 लाख की मोटरसाइकिल पर, सुनिए, एक बीजेपी नेता की 50 लाख की मोटरसाइकिल पर, और ये ऐसे बोबडे के बारे में कह रहे हैं जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, बिना मास्क या हेलमेट पहने सवारी करते हैं। कौन? ऐसे बोबडे। मैं रिपीट करता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग उनका ट्विटर है। भारत के चीफ जस्टिस ऐसे बोबडे के बारे में कहा जा रहा है, ऐसे वक्त में राजभवन नागपुर में एक बीजेपी नेता की 50 लाख की मोटरसाइकिल पर बिना मास्क या हेलमेट पहने सवारी करते हैं, जब वे सुप्रीम कोर्ट को लॉकडाउन में रहकर नागरिकों को इंसाफ पाने के उनके मौलिक अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने यही ट्वीट नहीं, एक और ट्वीट किया प्रशांत भूषण ने। आने वाले कल में जब इतिहासकार पीछे मुड़कर बीते 6 साल के दौर को देखेंगे कि भारत में बिना औपचारिक रूप से इमरजेंसी लगाए लोकतंत्र को किस तरह से तबाह कर दिया गया, तो वे खास तौर पर इस बर्बादी में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका का जिक्र करेंगे और उसमें भी विशेष रूप से भारत के अंतिम 4 मुख्य न्यायाधीशों की भूमिका पर बात होगी। यही तो ट्वीट था जिस पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट में लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस दोनों ट्वीट को अवमानना के लिए पर्याप्त आधार माना है। ये स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा, पहली नजर में हमारी राय है कि ये ट्विटर पर इन बयानों से न्यायपालिका की बदनामी हुई है, न्यायपालिका का प्रतिष्ठा धूमिल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और खासतौर पर भारत के चीफ जस्टिस के कार्यालय के लिए जनता के मन में जो भाव है उसे नुकसान पहुंचाया गया है। चीफ जस्टिस बोबडे की साइकिल पर बैठने को लेकर गई टिप्पणी पर हलफनामा भी था, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो ये लोकतंत्र की बर्बादी वाले बयान पर चीफ जस्टिस भूषण की ओर से ये दलील दी गई कि विचारों की अभिव्यक्ति इस तरह की बातें थी, लेकिन कोर्ट ने ये सब नहीं माना। अब आपको हम बता रहे हैं, ये तो था कि क्या ट्वीट किया। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय की अवमानना क्या होती है, ये जानिए। क्या न्यायालय की अवमानना जो है वो पार्लियामेंट के एक्ट से होता है या संविधान की, इसके बारे में कहा गया, ये समझिए, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 1 to 9 और 215 215 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा दिया गया है। यानी कि 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और 215 के तहत हाई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है अवमानना के लिए सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को दंड देने का पावर है, शक्ति है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक कि उन्हें किसी कानून या दूसरे फैसले से सुपरसीड नहीं कर दिया जाता है। 1971 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा बना। 2006 में पार्लियामेंट ने इसमें संशोधन किया। इस संशोधन में 2 बिंदु जोड़े गए, जिसके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जा रहा हो तो सच्चाई और नियत भी ध्यान रखा जाए।
अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दो तरह का कंटेम्प्ट आता है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि कंटेम्प्ट कितने तरह का होता है। दो तरह का होता है, एक होता है फौजदारी और दूसरा होता है गैर फौजदारी, यानी एक सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। दो तरह के कंटेम्प्ट हो जाते हैं। एक कौन हुआ? सिविल कंटेम्प्ट, और दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट के तहत वो मामले आते हैं जिसमें अदालत के किसी व्यवस्था, फैसले या निर्देश का उल्लंघन साफ साफ दिखता है। आई रिपीट, सिविल कंटेम्प्ट के तहत वो मामले आते हैं जिसमें अदालत के किसी व्यवस्था, फैसले या निर्देश का उल्लंघन साफ साफ दिखता है, जबकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट में वो मामला आता है जिसमें स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट ये वर्ड है वाली बात आती है, और सुप्रीम कोर्ट पर आपराधिक मानहानि का मामला चलाया जा रहा है, यानी स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट। सिविल कंटेम्प्ट नहीं है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रशांत भूषण पर चला है। ये दो तरह के कंटेम्प्ट मैटर हो गए, एक सिविल कंटेम्प्ट और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं बता रहा हूं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि आप न्यायालय का कंटेम्प्ट नहीं कर सकते, अवमानना नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर अभिव्यक्ति की आजादी है, एक संवैधानिक मूल अधिकार आपको प्राप्त है संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत, ए के तहत। अब दोनों में क्या है, बड़ा कौन है, इस तरह की एक बहस छिड़ गई है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वर्सेस राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अभिव्यक्ति की आजादी को लोकतंत्र की बुनियाद के तौर पर देखा जाता है। भारत का संविधान अपने नागरिकों को अभिव्यक्ति के आजादी का मूल अधिकार देता है, लेकिन ये अधिकार अपने आप में पूर्ण नहीं है, कुछ शर्तों के अधीन है। अदालत की अवमानना एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात है। इसी में दिया हुआ है कि आप सब कुछ बोलिए, लेकिन ये नहीं है कि कोर्ट का सीधे सीधे उसके खिलाफ बोलते रह जाइए और वो अवमानना की श्रेणी में आ जाए। यानी ऐसी बात जिसे अदालत की अवमानना होती हो, अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में नहीं आती है। संविधान में ही इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की असीमित शक्तियां हैं, अनलिमिटेड पावर्स हैं, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इसके आगे वस्तुतः गौण हो जाता है। दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और सीके दफ्तरी बनाम ओपी गुप्ता जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यह साफ किया है कि संविधान के अनुच्छेद 129 जो सुप्रीम कोर्ट को है और 215 जो हाई कोर्ट को है के तहत जो पावर है, जो अधिकार है, उसमें न तो संसद और न ही राज्य की विधानसभाएं कोई कटौती कर सकती है, उसको चेंज कर सकती है। तो फिर क्वेश्चन आ जाता है आलोचना बनाम अवमानना। किस हद तक आलोचना अवमानना नहीं होगी और कौन सा हद क्रॉस हो जाएगा तो वही आलोचना अवमानना में बदल जाएगी। कानून के जानकारों को लगता है कि टकराव वहां होता है जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संविधान के अनुच्छेद 129 आमने सामने आ जाते हैं। संविधान के अनुसार हर नागरिक अपने विचार रखने या कहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जब वो अदालत को लेकर टिप्पणी करे तो फिर अनुच्छेद 129 को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। यह है अवमानना वर्सेस आलोचना। तो आलोचना आप कीजिए, लेकिन बाउंड्री लाइन को ध्यान में रखिए कि वो बाउंड्री क्रॉस होते ही वह आलोचना कहीं अवमानना में न बदल जाए। इस बाउंड्री लाइन का प्रशांत भूषण जी ने ध्यान नहीं रखा। अब आप जानना चाहेंगे, अवमानना एक बड़ा चीज है, सुप्रीम कोर्ट को भी पावर है 129 के तहत, हाई कोर्ट को 215 के तहत पावर है। ये अवमानना कानून कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 से गवर्न होता है। ये कैसे अस्तित्व में आया? तो 1949 की 27 मई को, पहले जब संविधान बन रहा था उसकी बात मैं कह रहा हूं, जेनेसिस की बात कर रहा हूं, अनुच्छेद 108 के रूप में इसे पेश किया गया था संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समक्ष। उस समय जो था 108 अनुच्छेद था, और सहमति जब बन गया तो इसको 129 के रूप में जो अभी वर्तमान में है स्वीकार किया गया था। और इस अनुच्छेद के दो प्रमुख बिंदु थे। पहला कि सुप्रीम कोर्ट कहां स्थित होगा, और दूसरा प्रमुख बिंदु था अवमानना। भीमराव अंबेडकर नए संविधान के लिए बनाई गई कमेटी के अध्यक्ष थे। चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने अवमानना के मुद्दे पर सवाल उठाया था। उनका तर्क था कि अवमानना का मामला अभिव्यक्ति की आजादी के लिए रुकावट का काम करेगा।
अंबेडकर ने विस्तार से सुप्रीम कोर्ट को इस अनुच्छेद के जरिए अवमानना का स्वतः संज्ञान लेने के अधिकार की चर्चा करते हुए इसे जरूरी बताया था। मगर संविधान सभा के सदस्य आर के सिधवा का कहना था कि ये मान लेना कि जज इस कानून का इस्तेमाल विवेक से करेंगे उचित नहीं होगा। उनका कहना था कि संविधान सभा में जो सदस्य पेशे से वकील हैं वो इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, जबकि वो भूल रहे हैं कि जज भी इंसान हैं और गलती कर सकते हैं। अंततः क्या हुआ, इस पर सहमति बनी और अनुच्छेद 129 अस्तित्व में आ गया है। तो आज आपके समक्ष में रख रहा था कि किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के टॉप लेवल के जो सीनियर एडवोकेट हैं प्रशांत भूषण, उनको न्यायालय की अवमानना के लिए आज 14 अगस्त को दोषी करार दिया गया था। जिन्होंने 2 ट्वीट किए थे, उस 2 ट्वीट को एक तरह से अवमानना के लिए पर्याप्त आधार माना गया। 20 अगस्त को इस पर सुनवाई होनी है। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप जरूर अपने विचार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे, इस YouTube चैनल जो NKT IAS है उसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फ्रेंड्स के बीच में इसको सर्कुलेट कीजिए। ये भी मैं कहना चाहता हूं कि इससे संबंधित स्टडी मटेरियल भी इस YouTube में दिया हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। YouTube के वीडियो के कंटेंट में स्टडी मटेरियल भी उसमें हम लोग डाले हैं। थैंक यू वेरी मच।